गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। यूपीएसआई के लिए भूगोल की श्रृंखला में हम सब कल से आगे बढ़ेंगे। इस अभिज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कैसे पृथ्वी, चंद्रमा, उपग्रह, ग्रह, सूर्य, तारामंडल, नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर, बिग बियर। इससे आगे की कड़ी में आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का अध्याय आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के सामने लिखा हुआ है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, विषुववृत्त क्या होता है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा इस अध्याय में की गई है। जैसा कि जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है, दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर जैसे पृथ्वी गोल है उसी के समान अगर कोई गोला है, उस गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। मान लीजिए कोई गोला है, उस पर कोई सा बिंदु लग गया तो उस बिंदु को क्या बताएंगे कि बिंदु कहाँ पर है, उसके बारे में एनसीईआरटी बता रही है कि स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। क्या हुआ, जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो कुछ भूगर्भ शास्त्री, उस समय ब्रिटेन का प्रभुत्व था, अमेरिका तो द्वितीय विश्व युद्ध बाद के अपने प्रभुत्व स्थापित किया है, तो जब ब्रिटेन का प्रभुत्व था तो भूगर्भ शास्त्री ब्रिटेन में ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ पे एक वेधशाला है, वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ पर उन लोगों ने चिंतन मनन किया और फिर उन लोगों ने उसी ग्रीनविच से ही एक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींच दिया। वही उनका एक संदर्भ रेखा खींच दिया, उसके बारे में बता रहा है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। इसमें क्या बता रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा जो उन्होंने खींच दिया उत्तरी ध्रुव से नीचे ध्रुव तक, उसका उन लोगों ने उसके मध्य में एक रेखा खींच दी। जैसे ये पृथ्वी है, उन्होंने पहले ये रेखा खींची, फिर उसके बाद उसके मध्य से ऐसे रेखा खींच दी। जो ये रेखा खींचा इसके उन्होंने बताया ये विषुवत वृत्त है, तो उन्होंने लिखा इसे ही विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके पृथ्वी के आधे भाग को, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कह दिया और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। और जो ये खींचा था बीच वाली लाइन, इसके इधर पूर्वी गोलार्ध कह दिया और इधर पश्चिमी गोलार्ध कह दिया। ये उन्होंने उस समय एक काल्पनिक रेखा मान लिया, ऐसा कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं है, लेकिन इसको एक काल्पनिक रेखा उस सब को भूगर्भ शास्त्रियों ने मान लिया कि अगर पृथ्वी पर हमको कोई चीज़ अगर यहाँ बताना है तो बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये स्थित है, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे कि विषुवत वृत्त के ये जब विषुवत वृत्त हो गए, इसके ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो गई, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो गई, ये सारी रेखाएं अक्षांश जो उसके एकदम समानांतर हैं। ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछता है अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं कि नहीं, तो ये अक्षांश रेखाएं पूर्णतः समानांतर होती हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दिशा दर्शाती है, जो बीच वाला है ये 0 डिग्री अंश को दर्शाएगा। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप, अब चारों जैसे पृथ्वी जो इधर दिखाई दे रही है यही तो इसके पीछे भी है, तो ये 1, ये 2, फिर इसके पीछे 3, इसके पीछे 4 बता रहे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ये सवाल एज इट इज यूपीएसआई में आ सकता है कि ये एनसीईआरटी से ही प्रश्न बन सकता है कि चंद्रपुर किस अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। आप चित्र में इसको देख भी सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश अपने कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण अक्षांश ये बीच में 0 डिग्री है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री है। अतिरिक्त 4 और महत्वपूर्ण अक्षांश अपने होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलते हैं। ये सब काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा ऐसी पृथ्वी पर खींची नहीं गई, ये सब काल्पनिक रेखा उन लोगों ने मान ली है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंध क्या है? ये विषुवत वृत्त हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, इसके बीच का जो ये भाग है ये पूरा उष्ण कटिबंध माना गया है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एक बार जरूर सर के ऊपर आएगी। सूर्य यहाँ से यहाँ तक जरूर उनकी एक बार यहाँ के बीच में पड़ती है किरणें, इसलिए इनको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच आने वाला क्षेत्र तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब ये 66 डिग्री और ये 66 डिग्री, इसका जो तापमान होता है, सूर्य पे यहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इनको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव, अब इसके बाद जो 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, इनके बीच को क्या कहते हैं बताया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाते हैं, इसलिए इनको शीत कटिबंध कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं में हम लोगों ने क्या जाना, ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ये मकर रेखा, इसके बीच के भाग को हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। 66 डिग्री उत्तर 66 डिग्री दक्षिण, इसके बीच के भाग को कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। 66 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीत कटिबंध। ये बीच का विषुवत वृत्त है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत लोग गलत भी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं देशांतर रेखाओं पर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर हैं, जैसे कि 20 डिग्री दक्षिण, ये 0 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, तो यहीं पे एक द्वीप है, एक द्वीप यहाँ पे है, दोनों है 20 डिग्री अक्षांश पे, लेकिन ये एक पूरब में है, एक पश्चिम है। पूरब और पश्चिम बताने के लिए आपको एक देशांतर रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। वही बता रहे हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, 20 डिग्री दक्षिण पर। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, जो ये संदर्भ रेखा बताई थी, जो उन्होंने काल्पनिक रेखा खींची थी, संदर्भ रेखा से पूर्व
पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। आप देखिएगा जब ये अक्षांश रेखा हम लोग खींचते हैं, ये विषुववृत्त जो दीर्घ की सबसे लंबी लाइन होगी विषुववृत्त की, इसके बाद ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, रहेंगे समानांतर लेकिन इनकी लंबाई छोटी होती जाएगी। लेकिन जब आप देशांतर रेखा खींचेंगे, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी रहेगी, उतनी लंबाई इसकी भी रहेगी, उतनी लंबाई इसकी भी रहेगी, लेकिन ये समानांतर नहीं रहेंगे और ये एक बिंदु पे यहाँ आके मिल जाते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री पे आके ये मिल जाते हैं। तो वही बता रहा है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई तो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसी याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो बीच वाला है उसको 0 डिग्री की गणना करते हैं। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या तो 180 डिग्री पूर्व जाएं या तो 180 डिग्री पश्चिम जाएं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर में पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अब इधर से जो 180 होगा, इधर से जो 180 होगा, दोनों एक ही लाइन, पीछे से एक ही लाइन है, इसलिए पूछता है देशांतर कितने होते हैं। तो 0 से 180 इधर जाएंगे तो ये 181 हो जाएगा और इधर से 179 ही जाएंगे 1 से, तो ये 179 हो जाएगा। ये रेखाएं कितनी हो गई, रेखाएं हो गई 360 ही। इधर से 0 से 180 जाइए तो 0 और 180 181, और इधर 1 से 180 जाइए, 180 तो जाना नहीं क्योंकि 180 इसमें गिन लिया गया है, तो उसका 179, तो ये 360 रेखाएं। पूरे देशांतर में कितनी रेखाएं हैं, तो 360 रेखाएं होती हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। अब देखिए ग्रिड बन गया, ऐसे 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 फिर ऐसे 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 ग्रिड बन गया। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जैसे ये कह रहे हैं, ये है यहाँ पर कहीं असम स्थित है। एज इट इज सवाल बन सकता है, असम किस अक्षांश पर स्थित है। असम धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब क्लास 6 के बच्चे से अपेक्षा की जा रही है वो इस चीज़ को याद रखे, तो आपसे क्यों नहीं एग्जामिनर अपेक्षा कर सकता है कि आपको ये याद होना चाहिए। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति बताएगा। अब जहाँ ये रेखाएं काटती होंगी एक दूसरे को, वही यह बिंदु असम की सही स्थिति बताएगा। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। प्राचीन काल में लोग लगाते थे, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, क्योंकि सूरज यहाँ पहले निकलता है। जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय की अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यहाँ बता रहे हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी,
जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होगा। अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे यहाँ से तो 1 घंटा पहले, और पूरब की तरफ अगर 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो ऐसे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 आज ख़त्म होता है। हम लोग का अभ्यास करें तो आप देखेंगे जो हम पीछे पढ़े हैं, इससे पूछ रहा प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता था, हमने बताया था। शीत कटिबंध 66 डिग्री और ध्रुव, ये दोनों के बीच में, तो यह ध्रुवों पर पाया जाता है, ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों कुल संख्या भी हमने बताया 360 डिग्री। दक्षिणी ध्रुववृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। एज इट इज सवाल ऐसे ही एग्जामिनर बनाते हैं और एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। ग्रिड किसका जाल है, अक्षांश रेखाओं और देशांतरी याम्योत्तर का। खाली स्थान भर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर 82 डिग्री है, ये याद कर लीजिएगा। प्रयागराज के नैनी से होके जाती है। 0 डिग्री याम्योत्तर को देशांतरों के नाम से भी जाना जाता है या ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको लग रहा होगा, जब आपने पूरा पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस कहीं से कहाँ तक आपको कठिन नहीं लग रहे होंगे, और प्रश्न यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता। लेकिन लोग क्लास 6, 7, 8 को नहीं पढ़ते हैं। जो कक्षा 6, 7, 8 को एक बार पढ़ लेगा वो परीक्षा के आधे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हल कर लेगा, और आधे एडवांस आपको पढ़ाए ही जाएंगे। अब चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों में पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक गतियाँ घूर्णन गति होती है, एक गति परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूम जाती है। परिक्रमण गति में पृथ्वी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो ये परिक्रमा करती है, ये उसकी परिक्रमण गति है। और जो अपने अक्ष पर घूम जाती है, जो दैनिक गति होती है, वो घूर्णन गति होती है। और जो 1 साल में अपने सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति होती है। एक चीज़ इसमें बताया है, कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या होता है, पृथ्वी है और ये कक्षीय समतल है। जो ये रेखा है विषुववृत्त, ये कक्षीय समतल है। पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से जो एक संदर्भ रेखा बनता है, तो ये जो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष से, पूरी गोल नहीं है। और ये पूरा 66.5 डिग्री हो जाता है, ये 23 डिग्री और ये पूरा 66.5 डिग्री। बहुत बार पूछता है पृथ्वी कक्षीय समतल से कितने डिग्री पर झुकी हुई है। कक्षीय समतल पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। जब ये पूरा ले लेंगे कक्षीय समतल, तो 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। तो ऑप्शन में अगर 23.5 डिग्री भी दे दे और 66 डिग्री भी, और पूछे कक्षीय समतल से कितना झुका हो, तो कक्षीय समतल से पृथ्वी 66.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। ये इसको मिटाते हैं। इसके बाद प्रदीप्त वृत्त दिया। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ग्लोब पर प्रदीप्त वृत्त भी बहुत बार पूछा है। ग्लोब पर ये देखिए, ग्लोब पर जो रेखा दिन और रात को विभाजित करे, ग्लोब पर जो रेखा दिन और रात को विभाजित करती है, उस रेखा को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करे, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे सूर्य की किरण एक भाग पे ही तो पड़ेगी, पीछे वाली भाग पे तो पड़ेगी नहीं एक बार में। तो ये जो रेखा है, यही प्रदीप्त वृत्त है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। घूर्णन और परिक्रमण हमने पहले आपको बता दिया। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। यही 6 घंटे को हर चौथे साल हम लोग फरवरी में जोड़ देते हैं, तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। कई बार पूछता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाती है, तो एक वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, ये दीर्घ वृत्त हुआ। तो पृथ्वी हम दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो जो दिन और रात होता है उसके लिए घूर्णन गति जिम्मेदार है। पूछता है दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो दिन और रात के लिए घूर्णन गति जिम्मेदार है, जबकि ऋतु परिवर्तन के लिए परिक्रमण गति जिम्मेदार है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है।
आप कर्क रेखा समझ गए होंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ये मकर रेखा। तो सूर्य की किरणें 21 जून को सीधा सीधा कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब आप देखेंगे जब ये किरणें यहाँ पड़ रही हैं लेकिन इस जगह पर तिरछी पड़ रही हैं और तिरछी पड़ रही हैं तो ज़्यादा जगह ले रही हैं। जब ज़्यादा जगह लेंगी और उसमें प्रकाश वही जा रहा है तो वो ज़्यादा जगह जब लेगा तो एक छोटी सी जगह पर सीधी किरणें आ रही हैं, एक बड़े जगह पर किरणें आके फैल रही हैं। तो यहाँ पे तो केंद्रण हो जाएगा प्रकाश का, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगा, लेकिन यहाँ जब फैल जाएगा तो बहुत ही ऊष्मा कम आएगी। यहाँ पे वही बता रहा है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर अयनांत 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं। इस चीज़ को उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा आप समझ गए, अब मकर रेखा भी आप समझ जाएंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। 21 जून उत्तरी अयनांत, 22 दिसंबर दक्षिणी अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? पूछता है क्रिसमस ऋतु किस देश में ग्रीष्म ऋतु में मनाई जाती है? आप खुद देखिए, जब जिस समय यहाँ शीत ऋतु होगी उसी समय यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। तो 25 दिसंबर को तो यहाँ शीत ऋतु रहती है, लेकिन उसी 25 दिसंबर को यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है क्योंकि सूर्य मकर रेखा की तरफ चमकता है। तो अब आप लगा लेंगे कि पूछेगा अगर कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। तो अगर पूछे किस दिन पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, तो यहाँ NCERT बता रहा है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। विषुव किसे कहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में जो स्थिति बनती है उसे विषुव कहते हैं। यह भी आप ध्यान देंगे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आप इतना पढ़ने के बाद जब आप अभ्यास पे आएंगे तो देखेंगे आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों, अपने अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन, लेकिन सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? हमने बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर है नहीं तो 21 मार्च हो जाएगा। देखिए आ गया। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण? हमने भी बताया, घूर्णन के कारण दिन रात, और ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण। ऐसे आप जब लगाएंगे, केवल इतना ही पढ़ने के बाद आप इतना क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, और जिस दिन कक्षा 6, 7, 8 खत्म होगा उस दिन ऐसे ऐसे करके लगभग 100 क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे। तो आप बताइए कहाँ से कहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज ये कक्षा 6 के दूसरा और तीसरा चैप्टर हमने ख़त्म किया। हमको लगता है 2 दिन और लगेगा और कक्षा 6 ख़त्म हो जाएगा। आप रिवीजन करते चलिएगा। कहीं से कहाँ तक भूगोल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।